विभाजन के बाद बनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। वो मद्रास प्रेसिडेंसी में उस जमाने में लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था और मोहम्मद इस्माइल के टाइम में दक्षिण भारत की 30 में से 30 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम लीग ने जीती थी। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 1946 में जीती थी और 95% मुस्लिमों का वोट प्राप्त किया था। और मैं कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर जिन्ना को उपाधि थी कायदे आजम तो मोहम्मद इस्माइल को उपाधि थी कायदे मिल्लत, यानी दक्षिण भारत के जिन्ना की तरह वो माने जाते थे। और इतना ही नहीं, आजादी के बाद ऐसा भी नहीं कि उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया था। 17 अगस्त को उन्होंने आजादी के बाद 47 में एक बयान दिया है कि उन्हें वैसे ही मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जैसे कांग्रेस ने 1916 से दिला रखे थे। अर्थात मुस्लिम्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं चाहिए, उसमें वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, जिसको लेकर संविधान सभा में सरदार पटेल ने उनकी अच्छी खबर ली थी। और उनके दूसरे नेता बी पोकर साहब, उन्होंने भी इसी चीज की वकालत की थी। तो नाम बदल लेने से कैरेक्टर नहीं बदल जाता। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, गांधी जी का नाम रख लेने से वो कैरेक्टर नहीं आ जाता। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत बार ये हो गया, अनाप शनाप के उदाहरण देकर वीर सावरकर जी का अपमान करना और महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करना। तो यदि उन्होंने किताब कोट की है तो मैं भी किताब कोट करके बोल रहा हूं। एक बड़े लेखक हुए मनोहर मालगांवकर, जिन्होंने किताब लिखी द मैन हु किल्ड गांधी इन 1978, और उनका कोई संघ से कोई कनेक्शन नहीं था। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब गांधी जी की हत्या संबंधी मुकदमा चल रहा था तो उनके वकील एमबी पोपटकर साहब को डॉक्टर अंबेडकर फोन करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। और उस किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि आपके क्लाइंट सावरकर पर कोई केस नहीं बनता। फिर भी उसको लेकर जबरदस्ती उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और कैबिनेट के तमाम सदस्य इससे नाराज हैं। मैं फिर कोट कर रहा हूं, यह हमारा वक्तव्य नहीं है, भाजपा संघ का वक्तव्य नहीं है, या मनोहर मालगांवकर ने अपनी किताब में कोट किया और वो कोई उस प्रकार के राइटर से के थ्रू नहीं है जिसका जयराम रमेश जी उल्लेख कर रहे थे। और सावरकर जी छूट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, शायद आप में से बहुत से लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को न याद हो कि लाल किले में मुकदमे में निर्णय होने के बाद भी अंतिम निर्णय उस अदालत में नहीं हुआ। उस समय पंजाब हाई कोर्ट की जो बेंच थी शिमला, उसमें जाकर मुकदमा हुआ और फाइनल सजा वहां से हुई। पर नेहरू सरकार सावरकर जी के खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों नहीं गई? अगर उनको किताब में लिखी बात के ऊपर कोई ऐतराज है तो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था धेले भर का कोई भी सबूत नहीं था। निराधार आरोपों के आधार के ऊपर इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल आरोप वो सदैव लगाते रहते हैं। और एक संदर्भ और बता दूं, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर एंड आरएसएस इज कम्युनल। ये आज का एजेंडा नहीं है, ये नेहरू जी के जमाने का एजेंडा है। आप लोग जाके चेक करिएगा, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, शायद सीरीज 2 या 3 में जाके आप चेक कर लीजिएगा। 5 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से 25 दिन पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी का लिखा हुआ पत्र है, जिसमें वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई दंगे होने की संभावना है, इसको मैं उतना खतरनाक नहीं मानता हूं। हिंदू और सिख सांप्रदायिकता खतरनाक मोड़ ले रही है और आप सब लोग आरएसएस के ऊपर सख्ती क्यों नहीं बरत रहे हैं? तो ये विचार जो है खानदानी है, ये सोच उनकी रूहानी है। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार का चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है, यह उनकी भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और स्वयं महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति अवमानना का स्पष्ट प्रमाण है। धन्यवाद।